तो मूवी के स्टार्ट में यहाँ पर हमें मूवी के मेन कैरेक्टर की फैमिली को दिखाया जाता है। वो सभी लोग बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को एक कॉल आता है। दरअसल मूवी का यहाँ पर मेन कैरेक्टर है जो एक पुलिस ऑफिसर है, जहाँ पर उसे कॉल पे बताया जाता है कि यहाँ पर कहीं आसपास मर्डर हो गया है। वो जल्दी से यहाँ पर उनकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है और देखता है कि किलर वहाँ पे बहुत ही आराम से बैठा हुआ है, और साथ में वो देखता है कि वो किलर यहाँ पे थोड़ा बहुत बीमार भी है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पे यहाँ पे एलर्जी फैली हुई थी। अब पुलिस ऑफिसर यहाँ पे अंदर जाकर डेड बॉडीज को देखता है जिनको यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से काटने के बाद बांधा गया था। तभी यहाँ पर उसके साथी पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं असल में मर्डर यहाँ पे नहीं हुआ था, बल्कि मर्डर करने के बाद इन सारी डेड बॉडीज को यहाँ पे लाया गया है। अब वो सभी लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पे असली में मर्डर हुआ था। अब जैसे ही वो सभी लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो जगह यहाँ पे बहुत ही अजीब तरह की दिख रही थी, जैसे मानो कि वहाँ पर किसी ने रिचुअल किया हो। वो सभी लोग वहाँ पे ऐसी बहुत ही सारी चीजें देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक को डिकोड कर रही थी, जैसे कि वहाँ पे कुछ परिंदे थे जो कि मरे हुए थे, और वहीं पर एक प्लांट था जो कि देखने में बिल्कुल ही फंगस की तरह लग रहा था। पुलिस ऑफिसर जैसे ही यहाँ पर उसे टच करने वाला था तभी उसके बाकी साथी यहाँ पर उसे वापस बुला लेते हैं। अब यहीं पर हमें मूवी के अंदर एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी जंगल के अंदर शिकार कर रहा था। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है और चोट लगने के कारण यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। अब होश में आने पर यहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी उसके शिकार को यहाँ पे खा रहा है। अब यहाँ पर वो जंगली आदमी भी उस आदमी को देख लेता है और उस जंगली आदमी के अपने पास करीब आने पर वो आदमी यहाँ पे नोटिस करता है उस जंगली आदमी की आंखें यहाँ पर नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है। उसे यहाँ पर ये लगता है या तो ये गोश्त है या फिर कोई डीमन है, लेकिन इंसान तो नहीं है। असल में ये सारी बातें यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर जोंग नाम का एक इंस्पेक्टर दूसरे पुलिस वालों को बता रहा होता है, और दूसरे पुलिस ऑफिसर के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग गांव में अब जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही थी वो उसी जापानीज आदमी की वजह से हो रहे थे जो कि उनको यहाँ पे जंगल के अंदर नजर आया था। लेकिन किंग जोंग जूंग को यहाँ पर उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो यहाँ पर कहता है कि जिनका भी यहाँ पे मर्डर हुआ है उन सभी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, और साथ में वो उसे ये भी कह रहा था कि वो जापानीज आदमी बिल्कुल ही हमारे जैसा है। अब अगले दिन यहाँ पर जोंगजू को एक और मर्डर की रिपोर्ट मिलती है और इस बार यहाँ पे मर्डर में पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर उनका घर भी जला दिया गया था। वहाँ जाने पर यहाँ पर जोंगजू को एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसने व्हाइट ड्रेस यहाँ पर पहना हुआ था। तब वो लड़की यहाँ पर जोंगजू को कहती है कि मरने से पहले मैं इन कपल से मिली थी। इन कपल ने तभी यहाँ पर मुझे बताया था कि वो जापानीज आदमी एक भूत है और जरूर यहाँ पर उसी जापानीज आदमी ने इनका मर्डर किया है। अब वो लड़की इस बात को प्रूफ करने के लिए जोंगजू को घर के अंदर ले जाती है। अब वो मिस्टीरियस लड़की पुलिस ऑफिसर जोंगजू से पूछती है क्या तुमने यहाँ पर कभी उसे देखा है? तब वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर उसे कहता है कि हाँ मैंने उसे 2-3 बार देखा है। तब वो लड़की यहाँ पर कहती है कि अब तुम्हें अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि जरूर यहाँ पर उस जापानीज का अगला टारगेट तुम और तुम्हारी फैमिली होंगे। अब जोंगजो यहाँ पर उसकी बातों को प्रॉपरली पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था कि तभी उसे अचानक से एक कॉल आ जाता है। पुलिस ऑफिसर जैसे यहाँ पर कॉल को काट कर वापिस आता है तभी यहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी उसी दौरान यहाँ पर उसके घर के दूसरी साइड से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और जब यहाँ पर वो चेक करने के लिए जाता है तभी उसे वहाँ पर वो जापानीज आदमी मिलता है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से किसी जानवर को मार के खा रहा था, और यहाँ पर इस पुलिस ऑफिसर ने भी इस बार उसे देख लिया था। अब तभी वो जापानीज आदमी उसके पास आकर उसे खाने ही वाला था तभी अचानक से उस पुलिस ऑफिसर की आंखें खुल जाती हैं और तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो केवल एक सपना देख रहा था। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर यानी कि जोंगजू की बेटी, उसकी तबीयत यहाँ पे बहुत ही खराब हो गई थी। उन्हें यहाँ पे लग रहा था कि उनकी बेटी को कोई नॉर्मल सा बुखार होगा, इसीलिए अब यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन आ जाता है जहाँ पर वो उस जापानीज आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए मूवी के स्टार्ट में जिस आदमी को हमें दिखाया गया था उस आदमी को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। जिसके बाद वो हंटर पुलिस ऑफिसर को उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर उसने उस जापानीज आदमी को जानवर खाते हुए देखा था। अब वो उस जगह को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते। तभी अचानक से हंटर के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाती है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उसे हॉस्पिटल लेके आ जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में हमें पहले किलर को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर उस आदमी की बॉडी यानी कि जिस्म बहुत ही बुरी तरीके से मुड़ रहा था और इसी कंडीशन में यहाँ पर वो मर जाता है। अब जोंगजू यहाँ पर जैसे ही घर पर आता है तब यहाँ पर वो अपनी बेटी की बिल्कुल ही वैसी हालत देखता है जैसे कि बिल्कुल ही पहला किलर कर रहा था।
लेकिन यहाँ पर वो अपनी बेटी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, जिसके चलते यहाँ पर वो मरती नहीं है, बल्कि उसकी हालत यहाँ पे बहुत ही खराब होते जा रही थी। जैसे कि वो बहुत ही सारी मछलियों को अब खाने लगी है पहले के मुकाबले ज्यादा। अब इससे यहाँ पर यूजिन की मॉम को लगता है कि उसके ऊपर यहाँ पर किसी गोश्त या डीमन का असर है। तब यूजिन की मॉम यहाँ पर जेंजू से कहती है हमें इसे यहाँ पर किसी अच्छे पादरी से दिखाना चाहिए, ताकि यहाँ पर वो पादरी रिचुअल परफॉर्म करके इस डीमन को हमारी बेटी से बाहर निकाल दे। लेकिन जेंजू को यहाँ पर इन सारी बातों पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए वो उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर उसे एक आदमी से मिलवाते हैं। वो आदमी यहाँ पर प्रीस्ट होने के साथ साथ जापानीज लैंग्वेज भी जानता था। पुलिस ऑफिसर का यहाँ पर कहना था कि हमें इस आदमी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर हम उस जापानीज आदमी से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि गाँव वालों का यहाँ पर मानना था कि ये सब कुछ यहाँ पर उसी आदमी के कारण हो रहा था। अब वो सभी लोग उस प्रीस्ट को लेकर उस मिस्टीरियस घर के पास जाते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर को बहुत ही सारी ऐसी फोटोज मिलती हैं जो कि सभी गांव वालों की थी, और यहाँ पर वो सारे गांव वाले यहाँ पे मर चुके थे। अब यहीं पर जेंजू दूसरे रूम में जाता है, और वहाँ जाने पर उसे ऐसा लगता है कि मानो ये कोई रिचुअल रूम है, जहाँ पर बहुत ही सारी चीजें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी। और तभी उतने देर में ही वहाँ पर जापानीज आदमी आ जाता है, लेकिन वहाँ की सारी कंडीशन को देखकर दोनों बहुत ज्यादा यहाँ पे डर जाते हैं, जहाँ पर उनको लग रहा था कि जरूर यहाँ पर वो कोई गोश्त है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से डर के मारे वापिस आ जाते हैं। अब जेंजू के साथ वाला यहाँ पर पुलिसमैन जेंजू को बताता है कि उस आदमी का अगला टारगेट तुम्हारी फैमिली है। तब जेंजू यहाँ पर उसको कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर यहाँ पर जेंजू को एक जूता दिखाता है, जो कि उसकी यहाँ पर बेटी का होता है। इसलिए वो घर जाकर यहाँ पर अपनी बेटी यूजिन से उस जापानीज आदमी के बारे में सवाल पूछता है, और तभी उसका नाम सुनते ही यूजिन बहुत ही गुस्से में आ जाती है। कुछ देर के बाद यहाँ पर वो यूजिन की बॉडी पे वैसी एलर्जी देखता है जैसा कि हमने मूवी के स्टार्ट में किलर की बॉडी पर देखा था। अब जेंजू यहाँ पर जल्दी से प्रीस्ट को लेकर जंगल में उसी आदमी के घर पर जाता है। वो वहाँ पे असल में मरे हुए लोगों की फोटोज को देखने के लिए आया था। अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, तब उसे वहाँ जाने पर कोई भी फोटोज नहीं मिलती, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ की हर एक चीज तोड़ने लगता है। और ये देखते हुए यहाँ पर जापानीज आदमी का डॉग उस पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उस डॉग को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और जैसे यहाँ पर जापानीज आदमी उसके सामने आता है, तब यहाँ पर वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर इस जगह को खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मार दूंगा, जैसे मैंने इस डॉग को मारा है। यहीं दूसरी साइड यूजिन की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। अब तभी यहाँ पर जेंजू अपने घर में एक पादरी को बुलाता है, और तभी उस प्रीस्ट को यहाँ पर जेंजू के घर में एक पॉट मिलता है। अब वो जेंजू के पास जाता है और अकेले में जाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसी जापानीज के कारण हो रहा है, और वो जापानीज आदमी यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। अगर तुम इन सभी चीजों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो उस जापानीज आदमी को जान से मार दो, या फिर मुझे यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया तो जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हारी बेटी के साथ हो रहा है वो पूरे गांव वालों के साथ होगा। अब जोंगजू यहाँ पर उसकी बातों को मान जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 जगह पर रिचुअल होने लगता है। एक वो जो कि यहाँ पर जेंजू के घर पे वो पादरी कर रहा था, और दूसरा यहाँ पर वो जो कि जापानीज अपने घर पे कर रहा था। अब यहाँ पर वो पादरी उस रिचुअल को पूरा करने के लिए एक बहुत ही बड़ी डॉल बनाई थी, और वो डॉल यहाँ पर जोंग यूंग की बेटी जितनी बड़ी थी। अब वो उस रिचुअल को परफॉर्म करते करते जैसे ही उस डॉल को मारता है, तभी उसी वक्त और उसी जगह पर यूजिन को भी दर्द होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उसी जापानीज आदमी को भी वही पेन हो रहा था जहाँ पर यूजिन को पेन हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि यूजिन की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद वो किसी न किसी तरीके से अपने फादर को इस रिचुअल को बंद करने के लिए कहती है, जिसके बाद जेंजू उसे बंद करके अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। तभी दूसरी साइड यहाँ पर हम जापानीज आदमी को देखते हैं जो कि दर्द से यहाँ पर रेंगता हुआ अपने घर के बाहर आ गया था, और वहाँ पर वो उसी मिस्टीरियस सफेद कपड़े वाली लड़की को देखता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रिचुअल तो असल में यहाँ पे खत्म हो चुका था, पर उस प्रीस्ट के मुताबिक यहाँ पर इसको रोकने के केवल 2 रास्ते थे। दूसरा रास्ता वो था कि वो उस जापानीज को मार दे। अब जेंजू और यहाँ पर प्रीस्ट के कुछ लोग जापानीज आदमी के घर पर कुछ आदमियों को लेकर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जापानीज आदमी तो नहीं मिलता, लेकिन घर के पीछे उन्हें एक ज़ॉम्बीज़ की तरह एक आदमी दिखता है, जिसे वो सभी लोग वहाँ पे मारने लगते हैं, लेकिन प्रीस्ट यहाँ पर उसे रोक लेता है। और इसके बाद वो अजीब सी हालत वाला आदमी प्रीस्ट को ही यहाँ पे काट लेता
लेता है और उसको काटने के बाद यहाँ पर वो खुद मर जाता है। तभी यहीं पर जेंजू की नजर उसी जैपनीज पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस जैपनीज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जबकि वो जैपनीज आदमी उनसे डरकर कहीं पर छुप जाता है। और जब जेंजू और उसके लोगों को बहुत ही ढूंढने पर वो नहीं मिलता है तो वो सभी लोग वहाँ से वापिस आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उस जैपनीज आदमी के पीछे वो व्हाइट ड्रेस वाली लड़की पड़ गई थी, जिसे हमने यहाँ पर पहले भी देखा था। अब जैपनीज आदमी उससे यहाँ पे बहुत ही डरता है और आखिरकार हम देखते हैं कि वो लड़की उस जैपनीज आदमी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी को यहाँ पर जेंसू के कार पर फेंक देती है। अब वो सभी लोग उस जैपनीज की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही डर जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग फैसला करते हैं कि वो उस जैपनीज की बॉडी को कहीं दूर फेंक देंगे। जेंजू अब यहाँ पर अपनी बेटी के पास जाता है, जहाँ पर यूजीन बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी, जहाँ पर जेंजू को ये लग रहा था कि उस जैपनीज के मरने के कारण मेरी बेटी ठीक हो गई, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि जख्मी प्रीस्ट को यहाँ पे बहुत ही सारे इल्यूजन आ रहे थे और दूसरी साइड यहाँ पर दूसरे प्रीस्ट को भी वही इल्यूजन आ रहे होते हैं। तब यहाँ पर वो देखता है कि उसके साथ ही पुलिसमैन ने उसके सारे घर वालों को मार दिया है, और वो भी यहाँ पर मूवी में दिखाए जाने वाले पहले किलर की तरह। अब यहीं पर हम शैन मैन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उसे बताना चाहता था कि हम किसी बड़े खतरे में आने वाले हैं। अब इससे पहले कि वो यहाँ पर जेंजू को ढूंढ पाता, तभी उसकी नाक से यहाँ पे बहुत ही सारा ब्लड गिरने लगता है और दूसरी साइड उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा वोमिटिंग शुरू हो जाती है। अब इन सभी से डरकर यहाँ पर वो उस गांव से बाहर जाना चाहता था, लेकिन तभी कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर उसे इस गांव से बाहर जाने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर वो वापस से गांव के अंदर आ जाता है। जहाँ पर जेंजू जैसे ही शॉमैन को कॉल करता है, तब यहाँ पर वो शॉमैन उसे बताता है कि तुमने यहाँ पर जैपनीज को मार के बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि असल में यहाँ पर जैपनीज गलत आदमी नहीं था, बल्कि तुम्हारे घर के करीब एक सफेद कपड़े वाली लड़की है और उसी के पास यहाँ पर ब्लैक पावर है। वो कहता है कि जैपनीज तो यहाँ पर हमें उस लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर उसे मारकर तुमने हमारा सारा काम खराब कर दिया। ये सुनते ही यहाँ पर जल्दी से जेंजू अपनी बेटी के पास जाता है, लेकिन घर पर यहाँ पर उसकी बेटी तो थी ही नहीं। और तभी जैसे ही वो घर के बाहर आता है, तभी यहाँ पर उसे व्हाइट कपड़े वाली लड़की मिलती है। अब वो उस लड़की से पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तब यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हारी बेटी अभी घर पर है और मैं उस पे यहाँ पर कुछ ऐसा रिचुअल कर रही हूँ जिसके चलते जैपनीज आदमी का उसके ऊपर से असर खत्म हो जाएगा। और साथ में उसे यहाँ पर वो ये भी बताती है कि वो जैपनीज आदमी अभी भी जिंदा है। वो उसे बताती है कि जैपनीज यहाँ पर एक बहुत ही बुरा आदमी है और वो यहाँ पर सभी को खाने वाला है। अब जेंजू उसकी बातों को इग्नोर करके अपने घर जाने वाला था अपनी बेटी को देखने के लिए, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है कि जब तक तुम्हें अपने घर के बाहर से एक मुर्गी यानी कि हेन की आवाज ना सुनाई दे, तब तक यहाँ पर तुम घर के अंदर मत जाना और वो आवाज यहाँ पर तुम 3 बार सुनना। अब यहीं पर उस हेन की एक बार आवाज आ जाती है और उस आवाज को यहाँ पर 2 बार और सुनना रहता है, लेकिन जेंजू यहाँ पर अपने घर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे यहाँ पर रोक लेती है। जेंजू यहाँ पर इस बात से बहुत ही हैरान होता है कि वो लड़की इतनी दूर से 1 सेकंड के अंदर उसके पास कैसे आ गई। तभी दूसरी साइड यहाँ पर हम उसी प्रीस्ट को देखते हैं जो कि जान गया था कि जैपनीज अभी भी जिंदा है और वो बहुत ही बुरा है, जिसके चलते वो जैपनीज को मारने के लिए वहाँ पर जाता है जहाँ पर उसने उसी जैपनीज को गिराया था। और एक केव के अंदर जैसे ही वो जाता है, तभी उसे जैपनीज वाकई में जिंदा मिलता है और इस केव के अंदर अभी भी यहाँ पर जैपनीज किसी रिचुअल को कर रहा था। अब यहीं पर हम यूजीन को देखते हैं जो कि बहुत ही सारी मछली को खा चुकी थी और अभी भी यहाँ पर वो और मछली खा रही थी। और फिर तभी अचानक से वो बहुत ही अजीब तरीके से अपनी मॉम को देखती है और फिर उनके पीछे रखी हुई चाकू को। तभी उसके घर के बाहर यहाँ पर जेंजू को शॉन का कॉल आता है, जो कि उसे यहाँ पर कह रहा था कि तुम यहाँ पे सफेद कपड़े वाली लड़की की बात मत मानना, जबकि वो लड़की यहाँ पर उसे कह रही थी कि तुम यहाँ पे घर के अंदर मत जाना। अब तभी दोबारा से यहाँ पर हम उसी जैपनीज आदमी को देखते हैं, जिस पर प्रीस्ट यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम सच सच बता दो आखिरकार तुम हो कौन, नहीं तो यहाँ पर मैं तुम्हें मार दूंगा। तब जैपनीज आदमी उसको बताता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आम इंसान हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर भूतों के पैर इंसान जैसे होते हैं। तब यहाँ पर वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पर छूकर देख सकते हो। अब तभी यहाँ पर जैपनीज आदमी अपना कैमरा उठाता है उस प्रीस्ट की फोटो लेने के लिए, जबकि दूसरी साइड यहाँ पर हमें जेंजू को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के मना करने के बावजूद अपने घर में चला गया था और उसके वहाँ पर जाने से सबसे बड़ी गलती हो जाती है।
तभी उसकी बेटी यहाँ पर अपनी ही फैमिली को मार देती है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यहाँ पर वो अपनी बेटी को अपने पास बहुत ही प्यार से बुलाता है। और यहीं से सीन कट होता है और हमें दोबारा से उसी जापानीज आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी यहाँ पर इस बार असली शक्ल में था, क्योंकि इस बार जापानीज की स्किन बहुत ही अजीब तरह की दिख रही थी और इस बार उसके सर पर 2 सींग भी निकले थे। उसकी नेल्स और उसकी आंखें सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से दिखाई दे रही थी। तब इससे यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो सफेद कपड़े वाली लड़की ही सही थी, क्योंकि असल में वो जापानीज आदमी ही डीमन था। और अब यहाँ पर हम शैमन को देखते हैं, जो कि जैंजू के घर पर आया था, जहाँ पर वो सफेद कपड़े वाली लड़की ऐसे बैठी थी जैसे वो सब कुछ यहाँ पर हार गई है। और दूसरी तरफ यूजिन भी इसी तरीके से बैठी होती है, जैसे सारे किलर यहाँ पर मर्डर करने के बाद बैठे थे। अब वो उस घर के अंदर जाता है और सारे मरे हुए लोगों की फोटो लेकर घर के बाहर आता है। अब जैसे ही वो अपने कार के पास उन सभी फोटोज को रख रहा था, तभी उसके हाथ से एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें सारे मरे हुए लोगों की फोटोज थी। तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि असल में ये शैमिन भी उसी जापानीज आदमी के साथ मिला हुआ है। और जब यहाँ पर वो यूजिन पर रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, तब भी यहाँ पर वो उसी जापानीज आदमी के साथ था। और जापानीज आदमी को उसके रिचुअल से दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उस व्हाइट कपड़ों वाली लड़की के रिचुअल से पेन हो रहा था। अब यहाँ पर हमने जो देखा था कि शैमिंग डर के मारे इस विलेज से बाहर जा रहा था, तो उसे भी यहाँ पर उसी जापानीज आदमी ने रोका था अपने मैजिकल क्रिएचर से, क्योंकि शैमन यहाँ पर उसी के लिए काम करता था। और उसी जापानीज आदमी के जीत के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक